नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो ये साबित करती है कि इंसान के अंदर भी हैवान छुपा होता है। वो हैवान इंसान पर इस तरीके से हावी हो जाता है कि इंसान वो सब कुछ भूल जाता है, उन्हीं लोगों का दुश्मन बन जाता है जिन लोगों ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिन लोगों के बीच वो खेल कूद कर इतना बड़ा हो गया। यह सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की। अमरोहा जिले में बावनखेड़ी नाम का एक गांव था जिसमें एक मुस्लिम परिवार रहा करता था, जिसके मुखिया थे मास्टर शौकत अली। इनके अलावा इस परिवार में 7 और लोग थे। इनकी पत्नी हाजमी, इनका बड़ा बेटा अनीस, इनकी बहू अंजुम, जिनके पास एक 10 महीने का बेटा भी था, इनका छोटा बेटा राशिद, इनकी इकलौती बेटी शबनम। इसके अलावा इस परिवार में इनकी भांजी राबिया भी रहा करती थी। यानी कुल मिलाकर इस परिवार में 8 लोग रहा करते थे। पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। जो शौकत अली जी थे वो एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका जो बड़ा बेटा अनीस था वो जालंधर में एक कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ से बीटेक कर रहा था। उनकी इकलौती बेटी शबनम डबल एमए कर रखी थी। इसके साथ साथ वो बगल के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। यानी कि इस परिवार में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। इस परिवार का पूरे बावनखेड़ी गांव पर दबदबा था। लेकिन एक रात इस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बावनखेड़ी गांव को हिला कर रख दिया। 14 अप्रैल 2008 की रात 2:15 बजे के लगभग मास्टर साहब की इकलौती बेटी शबनम अपने मकान की पहली मंजिल की बालकनी से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज को सुनकर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उसके मेन गेट से अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसके मेन गेट का दरवाजा अंदर से बंद था। इन लोगों के बुलाने पर शबनम सीढ़ियों से नीचे उतरकर मेन गेट को खोला और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। उसके पीछे पीछे उसके गांव के लोग भी सीढ़ियों को चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचे। और जब लोग पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां के खौफनाक दृश्य को देखकर लोगों के पांव से जमीन खिसक गई। शबनम के मां बाप, भाई भाभी, छोटा भाई, फुफेरी बहन, 10 महीने के छोटे बच्चे की लाशें पड़ी हुई थी। खून से लथपथ थी लाशें। पूरा मकान खून से सना हुआ था। शबनम उन लाशों के बगल में बैठकर रोती जा रही थी। तभी गांव वालों में से ही कुछ लोगों ने इस घटना के बारे में शबनम से पूछा तो शबनम ने बताया कि रात में चोर डाकू टाइप लोग आए और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार कर चले गए। तभी इसी बीच गांव के लोगों में से ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर में वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। जब पुलिस ने भी इस दृश्य को देखा तो अंदर से कांप गए और इस हत्या वाली जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया। सील करने के बाद अपने अधिकारियों को भी फोन किया। सुबह होते होते यह घटना आग की तरह आसपास के इलाके में फैल गई और कुछ ही देर में शबनम के घर के चारों तरफ लोगों का तांता लग गया और सभी लोग शबनम को देखकर भावुक थे। आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो गया? जब लोगों ने उस परिवार की बची हुई इकलौती बेटी शबनम को रोता बिलखता देखा तो लोगों की आंखें नम हो गई। लोगों के दिल में शबनम के प्रति हमदर्दी और पुलिस प्रशासन के प्रति गुस्सा पनपने लगा। लोग पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करने लगे। जब पुलिस प्रशासन ने लोगों के गुस्से को देखा तो पुलिस प्रशासन ने हसनपुर के पुलिस इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया और इस केस को अमरोहा के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता के हाथों में सौंप दिया। अब आरपी गुप्ता 15 अप्रैल के सुबह सुबह ही हत्या वाली जगह पर पहुंच गए और सबसे पहले जब उन्होंने लाशों को देखा और लाशों के ऊपर चद्दर को देखा तो उनके दिमाग में थोड़ी सी बात खटकी, क्योंकि लाशों के ऊपर जो चादर पड़ी हुई थी वो एकदम सीधा पड़ी हुई थी, थोड़ी सी भी बिखरी नजर नहीं आ रही थी।
यह चीज देखने के बाद आरपी गुप्ता ने सभी लाशों का पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब आरपी गुप्ता ने उस हत्या से बची हुई इकलौती बेटी शबनम से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वो बेटी रोती विलखती हुई थी। वो किसी तरीके से आरपी गुप्ता की बातों को जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद आरपी गुप्ता फिर शबनम से पूछताछ करने की कोशिश की, तो शबनम ने थोड़ी बहुत वहां की जानकारी दी। शबनम ने बताया कि रात में गर्मी की वजह से हम अपने बिस्तर को लेकर ऊपर चले गए सोने के लिए। तभी रात में कुछ चोर डाकू टाइप लोग दीवार को फांदकर अंदर आए और हमारे पूरे परिवार की हत्या करके मेन गेट को खोलकर बाहर चले गए। शबनम के इस शुरुआती बयान को लेने के बाद फिर आरपी गुप्ता ने पड़ोसियों के आसपास के लोगों का बयान लिया। तो जब उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि जब हम लोग शबनम के चिल्लाने की वजह से शबनम के दरवाजे पर पहुंचे, मेन गेट पर पहुंचे, तो मेन गेट बंद था और हम लोगों के बुलाने के बाद शबनम आई और मेन गेट को खोली, तब जाकर हम लोग ऊपर पहुंचे और इस खौफनाक दृश्य को देखे। जब आरपी गुप्ता ने शबनम की बातों को और पड़ोसियों की बातों को मिलान किया, तो यहां पर एक और बात समझ में आई, एक और बात खटकी कि पड़ोसी बता रहे हैं कि जब वे लोग पहुंचे तो मेन गेट अंदर से बंद था, लेकिन शबनम बता रही है कि हत्या करने वाले हत्यारे इस मेन गेट को खोलकर ही बाहर चले गए। तो आखिर इस बीच में मेन गेट को अंदर से बंद कौन किया? शबनम के बयान के अनुसार चोर जिस दीवार को फांदकर घर में कूदे थे, उस दीवार के पास आरपी गुप्ता अपनी टीम के पास पहुंचे, तो वहां पर उन्हें मिला कि उस दीवार की ऊंचाई 14 फीट थी। यानी कोई भी चोर, किसी तरीके का चोर हो, वो इस दीवार को बिना सीढ़ी के पार नहीं कर सकता है। उन्होंने वहां पर देखा तो उस दीवार के पास ना ही कोई सीढ़ी थी और ना ही उस दीवार पर किसी सीढ़ी का निशान मिला। इसके बाद उन्होंने देखा कि शबनम ने बताया था कि गर्मी की वजह से वो छत पर चली गई थी। तो आरपी गुप्ता ने पाया कि शबनम के घर में तो इन्वर्टर और पंखा भी था, फिर वो क्यों छत पर चली गई सोने के लिए। इसके बाद आरपी गुप्ता अपनी टीम के साथ छत पर पहुंचे, तो छत पर उन्होंने देखा कि छत पर ना ही कोई बिस्तर, ना ही कोई चादर। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि मरने से पहले लोगों को नशीली दवा दी गई थी, नशीली चीज खिलाई गई थी, क्योंकि सभी 6 लाशों के पेट में सूजन पाई गई और उनके पेट की स्किन लाल पड़ गई थी, जबकि छोटे बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद आरपी गुप्ता का शक एकदम सही निकला। उन्होंने शुरू में ही चादर को देखकर शक जाहिर कर दिया था। उन्होंने चादर को देखा था तो चादर सही ढंग से पड़ी हुई थी, चादर किसी तरीके से थोड़ी बहुत भी बिखरी नहीं थी। यानी उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि लोग मरने से पहले किसी तरीके का विरोध नहीं किया था, जबकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। यदि किसी को मारा जाए तो वो इसका जरूर विरोध करेगा और उसके शरीर पर कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई घाव के निशान होंगे और उसके ऊपर जो पड़ी हुई चादर है वो जरूर बिखरी हुई मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला इस केस में। अब एक सवाल उठने लगा कि चलिए मान लेते हैं किसी बाहर वाले व्यक्ति ने ही घर में अंदर आकर लोगों को नशीली दवा दे दी, लेकिन आखिर इस नशीली दवा से शबनम ही अकेले कैसे बच गई? अब पुलिस के दिमाग में यह बात खटकने लगी। अब पुलिस शबनम से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। एक बार पुलिस शबनम से बात करने की कोशिश की तो वहां पर उपस्थित लोग इसका विरोध करने लगे। अब पुलिस इस मामले के शांत होने का इंतजार करने लगी। इसी बीच आरपी गुप्ता ने एक बार फिर से पूरे कमरे की, पूरे घर की जांच करने का आदेश दे दिया। तो जब पुलिस वाले कमरे के घर की जांच कर रहे थे तो कमरे में उन्हें नशीली दवा का खाली पत्ता भी मिल गया। अब तो पुलिस का जो शक था वो हद तक सही साबित होने लगा। इसी बीच बहुत ज्यादा रोने की वजह से शबनम की तबीयत भी खराब हो गई, जिसके लिए वहां पर डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो यहां पर एक और नई बात सामने आई। डॉक्टर को पता चला कि शबनम 7 महीने की प्रेग्नेंट है।
अब एक और बड़ा सवाल सामने आ गया, आखिर वो बच्चा किसका है? और ये बात केवल शबनम ही बता सकती थी। इसी बीच इस हत्या की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई। और जब इस खबर के बारे में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को पता चला, तो मायावती जी इस हत्या के ठीक 3 दिन बाद यानी 17 अप्रैल 2008 को अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव का दौरा कर दी और वहां पर उस गांव में मायावती पहुंच गई। और जब मायावती जी शबनम के पास पहुंची तो शबनम को दिलासा दिलाया कि इस हत्याकांड की तफ्तीश की जाएगी और इस हत्या का पर्दाफाश जरूर किया जाएगा, आप धैर्य रखिए। और यह कहकर जब मुख्यमंत्री वापस लखनऊ लौट गई तो उनकी इच्छा थी कि शबनम को, हालांकि शबनम के परिवार में कोई नहीं बचा है, जिसकी वजह से इसे 5 लाख रुपए की मदद कर दी जाए। और जब इस मदद का पता चला आरपी गुप्ता को, जो इस केस की जांच कर रहे थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री के पीए से बात किया और बताया कि मैं इस हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं और काफी हद तक इन्वेस्टिगेट कर लिया है और इस हत्या की सुई सीधे शबनम की तरफ जा रही है, इसलिए ये जो 5 लाख रुपए की मदद दी जा रही है इसे कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ, मुख्यमंत्री के पीए ने इस 5 लाख रुपए की मदद को वहीं पर रोक दिया कुछ दिनों के लिए। ठीक अगले ही दिन इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को और उनकी टीम को ऐसी कामयाबी मिली कि इस पूरी केस को पलट कर रख दिया। पुलिस को 18 अप्रैल 2008 को पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी, जिसकी वजह से यह पूरी केस पलट गई। हुआ यूं कि 18 अप्रैल 2008 की सुबह ही मुखबिर द्वारा यह बात बताई गई कि यदि आप इसी गांव के सलीम नाम के शख्स को उठा लिए तो इस केस का पर्दाफाश हो जाएगा। अब पुलिस सलीम नाम के शख्स को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे गांव छानबीन करने के बाद भी जब सलीम नहीं मिला तो फिर पुलिस को पता चला कि सलीम यहां से कुछ दूरी पर है। तो पुलिस जहां से यानी गांव बावनखेड़ी से 14 किलोमीटर दूर गजरौला पहुंची तो वहां पर पुलिस के हाथ सलीम लगा। यानी 18 अप्रैल 2008 के ठीक दोपहर में पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके थाने ले आई। जब थाने ले आई तो आरपी गुप्ता सलीम से पूछताछ शुरू कर दिए। सामान्य रूप से पूछताछ करने के बाद सलीम ने कोई जानकारी नहीं दी, तो अब आरपी गुप्ता पुलिसिया अंदाज में सलीम से पूछताछ शुरू कर दी। अब सलीम कुछ ही देर में टूट गया और पूरी बात सही सही बता दिया। इसके बाद पुलिस शबनम को तुरंत उठा ली और शबनम से भी पूछताछ शुरू कर दी। तो शबनम अभी भी अपने पहले बयान पर ही कायम थी, लेकिन जब शबनम के सामने सलीम को लाकर खड़ा कर दिया गया पुलिस द्वारा, जैसे ही शबनम के सामने सलीम आया, शबनम की आंखें फटी की फटी रह गई। अब वह समझ गई कि अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। शबनम ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया और इस घटना की पूरी सच्चाई को बयां कर दिया। इस सच्ची कहानी में हुआ यूं था कि इस हत्या की घटना से ठीक 1 साल पहले शबनम की मुलाकात सलीम नाम के शख्स से हुई। इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब ये बात शबनम अपने परिवार वालों को बताई तो शबनम के परिवार का कोई भी सदस्य शबनम की बात से राजी नहीं था। तभी कुछ दिनों के बाद शबनम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो शबनम ने फिर से एक बार कोशिश किया अपने परिवार वालों को मनाने की, तो परिवार वाले फिर राजी नहीं हुए, क्योंकि परिवार वालों को साफ दिखाई दे रहा था कि शबनम और सलीम के बीच जमीन आसमान का अंतर था। क्योंकि शबनम पढ़ाई में काफी तेज थी, वो डबल एमए थी, वहीं पर सलीम केवल क्लास 8 पास था। जहां शबनम के परिवार का एक रुतबा था, सभी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे, पढ़े लिखे थे, वहीं सलीम मात्र एक बढ़ई की नौकरी करता था, काफी गरीब परिवार से था। लेकिन यहां पर शबनम और सलीम किसी भी कीमत पर एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तब शबनम के दिमाग में एक प्लान आया
कि क्यों ना अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, तो उनके रास्ते में कोई कांटा नहीं रहेगा और वो इस प्रॉपर्टी की मालिक भी बन जाएगी। क्योंकि वो चाहते तो भागकर शादी कर सकते थे, लेकिन उनको इस बात का पूरा पूरा अंदाजा था कि बाहर जाने पर उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें खाने पीने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। तब शबनम ने अपने पूरे परिवार को ही अपने रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया और प्लान बना दिया। अब शबनम और सलीम ने यह विचार किया कि हम केवल दो लोग अपने परिवार के 6 सदस्यों को किसी भी हालत में इस तरीके से मार तो नहीं पाएंगे। तब सलीम ने कहा कि मारने से पहले इनको बेहोश किया जाए। तो सलीम बेहोशी की दवा अपने गांव से नहीं लिया, क्योंकि गांव के आसपास की दुकानों पर सभी लोग परिचित थे और यहां पर इनकी प्लान का खुलासा हो सकता था। तो अब सलीम अपने गांव से ठीक 38 किलोमीटर दूर पागवाड़ा के एक मेडिकल स्टोर से नशीली की 10 दवाइयों का एक पत्ता लिया और पत्ता को लेकर आया और शबनम को दे दिया। उसी दिन शबनम के जो दोनों भाई थे, अनीस और राशिद, अनीस अपनी नौकरी पर जा रहा था, जबकि राशिद पढ़ाई करने के लिए मेरठ वापस लौट रहा था, यानी घर से जा रहे थे ये दोनों। तब शबनम का प्लान यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी कि परिवार का यदि कोई भी सदस्य बच गया तो वो इस प्रॉपर्टी की मालिक नहीं बन पाएगी। हालांकि इसके दोनों भाई घर से निकल चुके थे और 14 किलोमीटर दूर गजरौला पहुंच चुके थे। तो फिर किसी चीज का बहाना करके शबनम ने अपने दोनों भाइयों को वापस बुला लिया और उसके दोनों भाई अपनी बहन की बातों को मानकर वापस घर चले आए। शबनम ने कहा कि आप लोग कल चले जाइएगा। अब रात हुई, जैसे ही रात हुई तो इसका पूरा परिवार, शबनम का पूरा परिवार खाना पीना खाकर सोने जा रहा था। तभी शबनम ने चाय बनाया और चाय में यह नशीली दवा मिला दिया और मिलाकर अपने परिवार के 6 सदस्यों को वो नशीली चाय पिला दी। उस नशीली दवा से दूर रह गया वो 10 महीने का छोटा बच्चा, क्योंकि वो तो चाय पी ही नहीं सकता था। हालांकि वो छोटा बच्चा शबनम के रास्ते में किसी तरीके का कांटा तो बन ही नहीं सकता था। अब जैसे ही लोग उस चाय को पिए और कुछ ही देर में सभी लोग बेहोश हो गए। और जब सब लोग बेहोश हो गए तो इस बीच शबनम और सलीम के बीच लगातार फोन पर बातें चल रही थी। और जैसे ही सब लोग सो गए और बेहोश हो गए, तब शबनम ने सबको चेक किया और चेक करने के बाद जब उसको लग गया कि सब लोग गहरी नींद में हो चुके हैं, यानी बेहोश हो चुके हैं, तो तुरंत शबनम सलीम को फोन करती है और फोन करके अपने घर पर बुला लेती है। अब सलीम उधर से ही एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर आता है, शबनम के घर में प्रवेश करता है। अब 14 अप्रैल 2008 की रात इतनी भयानक रात साबित हुई कि इसके आगे जो कुछ हुआ वो पूरे प्रदेश, क्या पूरे देश को हिला कर रख दिया। होता है यूं दोस्तों कि जो शबनम थी वो बारी बारी से अपने माँ बाप, भाई भाभी, छोटे भाई, फुफेरी बहन के सिर को पकड़ती है और सलीम उस धारदार कुल्हाड़ी से इन लोगों की गर्दन को काट कर अलग कर देता है। 6 परिवार के सदस्य लाशों में बदल गए। अब बच गया वो 10 महीने का बच्चा। शबनम के कहने पर सलीम ने उस बच्चे के गले को दबाकर उसको भी हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया। इतना करने के बाद जब ये दोनों संतुष्ट हो गए कि अब मेरे परिवार का कोई भी सदस्य बचा नहीं है, सभी लोग मारे जा चुके हैं, तो ये दोनों सीढ़ी से उतरकर नीचे आते हैं और शबनम मेन गेट को खोलती है और सलीम मेन गेट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद शबनम उस गेट को अंदर से लॉक करके सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। हालांकि उसके कपड़े पर खून के छींटे पड़ चुके थे, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े को बदलती है, हाथ पैर धो लेती है। इधर सलीम उसके घर से निकलकर जाने लगता है और रास्ते में एक तालाब पड़ता है। उस तालाब में उस धारदार कुल्हाड़ी को फेंक देता है और अपने घर पहुंच जाता है। इसी बीच शबनम को पता चलता है कि उसके घर से ही किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है और जब उस बच्चे के पास पहुंचती है तो वो उसका भतीजा ही था। अब शबनम एकदम शॉक हो जाती है कि आखिर ये बच्चा कैसे बच गया। अब वो तुरंत सलीम को फोन लगाती है और कहती है कि अभी तो ये बच्चा जिंदा ही बचा हुआ है और तुम आओ और फिर से इसे मार कर वापस जाओ। इस बात को सुनकर सलीम इनकार कर देता है कि अब मैं दोबारा वहां पर किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला हूं, जो कुछ करना है वो तुम ही करो।
अब वो शबनम अपने छोटे से भतीजे के गले को दबाने लगती है। उसे थोड़ी सी भी दया नहीं आती है, बेरहमी से उस बच्चे के गले को दबाकर उसे मार डालती है। अब जब शबनम को इस बात से तसल्ली हो गई कि उसके परिवार के सभी लोग मारे जा चुके हैं, तब वो रात के ठीक 2:15 बजे अपनी बालकनी में आती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। इसके आगे क्या होता है वो सारी चीजें हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। अब पुलिस इनकी बातों को सुनकर सलीम और शबनम दोनों को के कबूलनामे को लिखते हैं और ऑफिशियली इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन अभी भी जो पुलिस के लिए जरूरी था वो सबूत जो अभी भी पुलिस के पास नहीं था, क्योंकि कोर्ट में पुलिस के सामने दिए गए बयान का मान्य नहीं होता है। अब सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस इन दोनों से पूछने लगती है। अब पूछने के बाद सबसे पहले पुलिस उस तालाब के पास जाती है और उस तालाब से कुल्हाड़ी को बरामद करती है। इसके बाद सलीम के खून से सने हुए कपड़े को बरामद करती है, शबनम के खून से सने हुए कपड़े को बरामद करती है और अंत में शबनम के घर से एक नए सिम को बरामद करती है। वो वही सिम था जिस सिम से शबनम और सलीम एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे। अब उस सिम की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और उस कॉल डिटेल से यह पता चलता है कि 14 अप्रैल 2008 की रात 7:30 बजे से लेकर 2:09 के बीच इन दोनों नंबर के बीच 52 बार कॉल की गई थी। और कॉल डिटेल से यह भी पता चलता है कि 7:30 से 2:09 के बीच 31 मिनट का वो गैप था जिसके बीच इन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। और वो समय था 1:09 से लेकर 1:40, यानी ये वही 31 मिनट का गैप था जिसके बीच ये दोनों यानी शबनम और सलीम दोनों मिलकर शबनम के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। अब पुलिस सारे सबूत और बयान को इकट्ठा करने के बाद इन दोनों को अमरोहा जिले की निचली अदालत में पेश किया जाता है और वहां पर इनके कबूलनामे और बयान को दर्ज किया जाता है। अब साल 2010 में इनको जेल हो जाती है और हालांकि ये शबनम जेल जाने से पहले प्रेग्नेंट थी, तो उस जेल में 8 महीने के बाद यानी दिसंबर 2010 में एक बच्चे को जन्म देती है। जेल के कानून के हिसाब से यदि कोई औरत जेल के अंदर किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा उस जेल में ही 6 साल तक अपनी मां के साथ ही रहेगा। इधर 2010 में अमरोहा की निचली अदालत ने शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सजा सुना दी। अब ये दोनों इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चैलेंज किया। साल 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए फिर से शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद ये दोनों मई 2015 में दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में यानी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में फिर से इस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया, लेकिन वहां पर भी इन्हें निराशा ही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी शबनम और सलीम को फांसी की सजा ही सुनाई। अब तक जो शबनम का बच्चा था वो 6 साल पार कर चुका था और जेल के नियम के आधार पर यदि कोई बच्चा जेल के अंदर जन्म लेता है तो वो 6 साल तक ही जेल में रह सकता है, इसके बाद उसे बाहर जाना पड़ता है। तो जब शबनम का बच्चा 6 साल से ज्यादा हो चुका था तो अखबार में ऐड निकाला जाता है कि यदि कोई इस बच्चे को गोद लेना चाहे तो ले सकता है। जब यह बात उस्मान सैफी नाम के एक शख्स को पता चलती है, हालांकि ये उस्मान सैफी एक बहुत बड़े इस समय यूट्यूबर बन चुके हैं, हालांकि उस समय उस्मान सैफी के पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर भी उन्होंने इस बच्चे के लिए अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि जानकारी के आधार पर यह पता चला कि उस्मान सैफी जब पढ़ रहे थे तो इनसे 2 साल सीनियर थी शबनम। ये दोनों लोग एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो शबनम अक्सर उस्मान की मदद कर दिया करती थी। एक बार तो शबनम ने इनकी 1 महीने की फीस भर दी थी। जब शबनम के बेटे का ऐड मिला उस्मान को तो उस्मान तुरंत इसके लिए तैयार हो गए और उस्मान को शबनम से मिलाया गया और शबनम भी राजी हो गई अपने बच्चे को उस्मान को देने के लिए और सारी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और उस बच्चे को उस्मान को दे दिया गया। इसके बाद अब शबनम और सलीम के बीच कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो शबनम ने हार मानकर
राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई। उस समय साल 2016 में जुलाई में हमारे देश भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने इस केस की तहकीकात की और इसके बाद उन्होंने इस दया याचिका को खारिज कर दिया। जब साल 2021 में शबनम के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया गया तो शबनम ने फिर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई, जिसकी वजह से इनका डेथ वारंट रोक दिया गया। इस तरीके से इस केस को अब तक लगभग 16 साल बीत चुके हैं। आज भी अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में यदि कोई बच्ची पैदा होती है तो लोग उसका नाम शबनम नहीं रखते हैं। इतना जलन हो गई है शबनम और शबनम नाम से, यहां तक कि जिन बच्चियों का पहले से नाम शबनम था उन बच्चियों के नाम को भी बदलकर कुछ और उनका नाम रख दिया। दोस्तों, इस तरीके से यह दर्दनाक सच्ची कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी काफी पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।